हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभित और आज अपन एनटीएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टॉपिक ले रहे हैं अपन उसमें आज अपन पजल यहाँ पर लेने वाले हैं। बहुत सारे वेरियस स्टेट्स के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर पजल के अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल के पूछे जाते हैं स्टेज फर्स्ट में, किसी स्टेट के अंदर नॉर्मल लेवल के पूछते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स के क्वेश्चंस अपन यहाँ लेकर आए हैं। और पजल की अगर मैं बात करूँ तो पजल का मतलब अपने आप में ये चीज़ होती है कि आप किसी डेटा को एनालिसिस करके उससे किसी और पार्ट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे थियोरेटिकल पजल्स भी हो सकते हैं, अर्थमेटिकल पजल्स भी हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन टाइप भी हो सकते हैं, सिलेक्शन बेस्ड पजल्स हो सकते हैं। बहुत सारे तरह के पजल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ पे ले रहे हैं और अपन ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि पजल अगर बहुत हार्ड है तो किस तरीके से सोल्व करें, बहुत नॉर्मल तरीके का है तो कितनी जल्दी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपन यहाँ देखते हुए चलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ पे लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा होगा, यानी पजल जब भी फॉर्म में आएगा एक ग्रुप की फॉर्म में आएगा। एक थ्योरी आपको दी गई होगी, कुछ डेटाज आपको दिए गए होंगे और आपको इट फॉलोड बाय 3 और 4 और 5 क्वेश्चंस। और आप जब उस पर्टिकुलर पार्ट को बना लेंगे, उस चार्ट को बना लेंगे, उस डेटा को कलेक्ट करके सारी जानकारी इकट्ठी कर लेंगे, तो फिर उन क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो जब भी पजल आए आपके पास और उसमें 3 क्वेश्चन हो या 4 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो, तो उसके हिसाब से आप 4 मिनट 5 मिनट ले सकते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर जो टाइमिंग हमें मिलेगा और उस टाइमिंग में हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 3 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और एनटीएससी स्टेज फर्स्ट यूपी 2019 का क्वेश्चन है ये। और पजल के क्वेश्चन आप और भी वेरियस एग्जाम्स में भी देख सकते हैं, चाहे वो बैंक पीओ हो, एसएससी हो, और भी बहुत सारी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पे भी देख सकते हैं। यानी इसी तरह के क्वेश्चंस आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं और कोई ऐसा पर्सन यहां पर है जो किसी अदर एग्जाम की बात कर रहा है, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, या किसी भी तरह का यूजी आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद का एग्जाम हो, तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से वो कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन अपन यहाँ करने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है। अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि रमेश लाइक्स टू स्टडी हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ। यानी कहने का मतलब कुछ पर्सन्स यहाँ पे होंगे और कुछ पर्सन्स कुछ सब्जेक्ट को लाइक कर रहे होंगे। कौन सा पर्सन कितने सब्जेक्ट को पसंद करता है, कितने सब्जेक्ट कितने लोग पसंद करते हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप होने वाले होंगे। तो पहले मैं कुछ डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहली लाइन मुझे मिली, यहाँ पे अपन ले लेते हैं सपोज रमेश, मैंने यहां पर ले लिया, आर यहां पर ले लिया, इनिशियल मैंने रमेश का, और रमेश लाइक्स टू स्टडी हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो रमेश जो है वो हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स को पसंद करता है। फिर अगली लाइन यहां पर मेरे पास आई, सुरेश लाइक्स टू स्टडी साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। यानी सुरेश साइंस, इंग्लिश साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। आप देख सकते हैं ये मैंने यहां पर कलेक्ट कर लिया। अहमद लाइक्स टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स एंड जियोग्राफी। अहमद क्या क्या पसंद कर रहा है? इंग्लिश, मैथ्स एंड जियोग्राफी। इंग्लिश, मैथ्स एंड जियोग्राफी। ध्यान रखें किसी का इनिशियल सेम ना हो जाए। अभी तक जितने भी इनिशियल अपन ले रहे हैं, रमेश, नंबर ऑफ पर्सन्स हो रमेश, सुरेश, अहमद, और सब्जेक्ट हो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सभी अलग से दिखाई दें। कई बार क्या होता है कुछ इनिशियल सेम हो जाते हैं और आप उनका इनिशियल ले लेते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए दें। तो यहाँ पे जियोग्राफी मैंने यहाँ पर ले लिया है। आगे देखते हैं, बॉबी। अभी तक जितने भी पर्सन्स के नाम आ रहे हैं सबके इनिशियल अलग अलग हैं, तो एक सिंगल लेटर लेते हुए चल रहे हैं अपन। बॉबी लाइक्स टू स्टडी मैथ्स, साइंस एंड हिंदी। मैथ्स, साइंस एंड हिंदी। एंड द लास्ट वन इज गोपाल लाइक्स टू स्टडी हिंदी। तो गोपाल जो है वो केवल और केवल हिंदी पढ़ना पसंद करता है। अब ये हमने यहां पर डेटा कलेक्ट कर लिया और ये डेटा यहां पर भी नॉर्मली लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली चाहे तो कलेक्ट करिए। मैंने इसलिए भी कलेक्ट किया कि कुछ क्वेश्चंस क्रिटिकल हो, वहां पे आपको कहीं ना कहीं कलेक्ट करना पड़ेगा, और डायरेक्टली लिखा भी हुआ है तो एक फॉर्मेट में हमने लिख लिया कि बार बार लाइंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। तो पहली लाइन है, विच सब्जेक्ट इज लाइक बाय मोस्ट ऑफ द बॉयज। कौन सा वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा बॉयज लाइक करते हैं? कहने का मतलब वो सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने नोटिस किया कि अगर मैं मैथ्स को देखूं, यहाँ पे मैथ्स कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, यानी जो रमेश है वो भी लाइक कर रहा है। 1, 2,
थ्री टाइम्स जो है यहां पर मैथ्स हो रहा है। अब देखते हैं 3 टाइम मैथ्स है तो क्या उससे ज्यादा टाइम भी कोई सब्जेक्ट है? हिंदी की बात करते हैं अपन, यहां पे हिंदी 1 2 3 4, हिंदी 4 टाइम्स यहां पे हो रहा है। तो अभी तक हिंदी, यहां पे हिंदी के अलावा कोई और सब्जेक्ट है जो ज्यादा बार हो रहा है? अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 1 2 3, इंग्लिश भी 3 टाइम्स हो रहा है। यानी कहने का मतलब हिंदी यहां पे सबसे ज्यादा बार आ रहा है। रमेश के साथ भी आ रहा है, सुरेश के साथ भी आ रहा है, अहमद के साथ नहीं आ रहा, लेकिन बॉबी के साथ हिंदी आ रहा है और गोपाल के साथ आ रहा है हिंदी। यानी यहां पूछा था विच सब्जेक्ट इज लाइक बाय मोस्ट ऑफ द बॉयज, ज्यादातर बॉयज कौन सा सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं? तो हिंदी को सबसे ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, तो यहां पे ऑप्शन सी यहां पे हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर इसमें देखें, हाउ मेनी बॉयज लाइक साइंस, कितने लड़के साइंस पढ़ना पसंद करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो हमने देखेंगे यहां पर इसमें साइंस कहीं पर भी नहीं है, यानी सुरेश यहां पर साइंस पढ़ रहा है, सुरेश के साथ बॉबी यहां पे पढ़ रहा है, नहीं 2 लोग यहां पे साइंस पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि 2 लोग साइंस को यहां पर पसंद कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा है, इजी है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं आप देख सकते हैं एनटीएससी में, तो आसानी से ये 3 मार्क स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन इसमें, विच सब्जेक्ट इज लाइक बाय लीस्ट ऑफ द बॉयज, कम से कम मतलब वो सब्जेक्ट जो सबसे कम लोग यहां पर पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, क्योंकि मैथ्स 3 लोग कर रहे थे, अभी मैंने देखा था हिंदी 4 लोग कर रहे थे, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी यहां पर 3 लोग कर रहे हैं। फिर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस केवल 2 लोग कर रहे हैं यहां पे। मैथ्स की बात हुई तो मैथ्स 3 लोग कर रहे हैं। जियोग्राफी की बात करें तो केवल एक ही व्यक्ति है जो जियोग्राफी को यहां पर पसंद कर रहा है, यानी मुझे लगता है जो जियोग्राफी है वो सबसे कम बार पसंद किया जा रहा है, केवल एक ही पर्सन जियोग्राफी पढ़ना यहां पर पसंद करता है और कहीं पर भी नहीं आया। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होते हैं, बहुत आसानी से किए जा सकते हैं और आप बहुत इजीली इनको अटेम्प्ट करके ये 3 मार्क्स ला सकते हैं कम से कम समय में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आगे यहां पे बढ़ते हैं। अब देखा, जैसा मैंने कहा था ग्रुप में ये आएंगे, तो यहां पर अगले जो क्वेश्चन है हमारे पास 4 और 5 क्वेश्चन जो है वो एक साथ यहां पे आए हुए हैं। सिमिलरली हमें एक लैंग्वेज दी गई होगी, उस लैंग्वेज को हमें समझना है और लैंग्वेज समझ के हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो देखते हैं किस तरह की लैंग्वेज यहां पे दी हुई है। अतुल, तुषार, निशांत एंड अमर। तो जैसा मैंने पढ़ा तो मैं कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते भी डेटा कलेक्ट करूंगा, तो मैं यहां पर कलेक्ट कर लेता हूं। सपोज अतुल की बात हो रही है, तुषार की बात हो रही है, निशांत की बात हो रही है और साथ में अमर की बात हो रही है। तो देखो अतुल और अमर सेम है, तो मैं अतुल को 80 ले लेता हूं, अमर को AM ले लेता हूं ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर आप अतुल, तुषार, निशांत एंड अमर आर 4 प्लेयर्स हैं, यानी कोई ना कोई गेम खेल रहे होंगे। एक्सेप्ट निशांत, निशांत को छोड़कर ऑल प्ले क्रिकेट, यानी निशांत को छोड़कर सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, यानी तुषार भी खेलता है और अमर भी खेलता है। CR मतलब क्रिकेट। तो अतुल भी खेल रहा है, तुषार भी खेल रहा है और अमर भी खेल रहा है, लेकिन निशांत क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो मैंने उसके सामने क्रिकेट नहीं लिखा है। फिर इसमें एक टेबल भी बना सकते हैं आप चाहते तो यहाँ नेम ऑफ पर्सन लेते, यहाँ पे नेम ऑफ गेम्स लेते और उनके सामने क्रॉस लगा देते या राइट लगा देते, जो भी पर्सन जो पर्टिकुलर गेम खेल रहा होता, यहाँ पे डायरेक्टली अपन कलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ले रहे हैं। अतुल प्लेज ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो अतुल ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल खेल रहा है, तो आप देख सकते हैं अतुल के सामने मैंने क्रिकेट और फुटबॉल लिख दिया। अब इसके पास में और कोई गेम यहां पर नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि कह दिया गया है कि अतुल क्रिकेट और फुटबॉल खेलेगा ओनली 3 प्लेयर्स प्ले फुटबॉल, केवल 3 प्लेयर ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलेंगे, केवल 3 प्लेयर। तो यहां पर एक तो अतुल हो गया, यानी मैं साइड में से कलेक्ट कर सकता हूं कि 3 प्लेयर्स यहां पर फुटबॉल खेलेंगे, 3 प्लेयर्स फुटबॉल खेलेंगे, ये मैं साइड में एक कलेक्ट कर सकता हूं। तो एक प्लेयर तो हमारा अतुल हो गया, ठीक है, जो फुटबॉल खेलने वाला है, और नीचे तीनों में से और कौन फुटबॉल खेलने वाला है वो हम देख लेंगे, लेकिन केवल 3 प्लेयर ही फुटबॉल खेलेंगे, ऐसा इसने कहा है। ओनली 3 प्लेयर्स प्ले फुटबॉल। तुषार प्लेज ऑल द गेम्स एक्सेप्ट खो खो, तुषार सारे गेम खेल रहा है खो खो को छोड़कर। तो तुषार खो खो को छोड़कर सारे गेम खेल रहा है, यानी तुषार कहीं ना कहीं फुटबॉल भी खेल रहा है, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि तुषार कहीं पर भी खो खो वाला गेम नहीं खेलेगा। ये मैंने यहां पर तुषार के सामने लिख दिया। तो तुषार सारे गेम खेल रहा है, इसका मतलब फुटबॉल भी खेल रहा होगा, तो मैंने तुषार के सामने फुटबॉल भी लिख दिया, लेकिन खो खो उसको नहीं लेना है, ऐसा इसके अंदर कहा है। ओनली 1 प्लेयर डज नॉट प्ले कबड्डी, केवल एक प्लेयर कबड्डी नहीं खेलता है, तो मैंने इसको यहां पे कलेक्ट कर लिया, एक प्लेयर कबड्डी नहीं खेलता है। तो कबड्डी और खो खो में हम इस तरह से अंतर लेते हैं कि KAB यहां पे लिख दिया मैंने,
एक प्लेयर कबड्डी नहीं खेलता है तो बाकी 3 कबड्डी खेलेंगे। अब बाकी 3 कौन से होंगे वो डिपेंड करेगा। अब देखो अतुल यहां पर, जैसा कि मुझे कहा गया था अतुल प्लेज ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल, और इसमें कहा है ओनली वन प्लेयर डज नॉट प्ले कबड्डी, यानी जाहिर सी बात है कबड्डी तुषार, निशांत और अमर कबड्डी खेल रहे होंगे, क्योंकि अतुल जो है वो केवल अतुल प्लेज ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो जाहिर सी बात है कबड्डी मुझे यहां पर भी लेना पड़ेगा, कबड्डी मुझे निशांत के इसमें भी लेना पड़ेगा, और कबड्डी मुझे अमर के इसमें भी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं अपन यहां पे, ओनली निशांत डज नॉट प्ले फुटबॉल, केवल निशांत फुटबॉल नहीं खेलता, यानी निशांत अगर फुटबॉल नहीं खेलता है और यहां कहा गया कि 3 प्लेयर फुटबॉल खेलेंगे, तो निशांत के अलावा जितने भी लोग बचे हैं वो सभी यहां पर फुटबॉल खेलेंगे, इसलिए अमर को भी मुझे फुटबॉल खिलाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन यहां पे, निशांत एंड अमर आर एक्सपर्ट इन खो खो, निशांत और अमर खो खो में एक्सपर्ट हैं, निशांत और अमर खो खो में एक्सपर्ट हैं, इसका मतलब मुझे निशांत के यहां पे खो खो लेना है और अमर के यहां पर भी खो खो यहां पर लेना है। तो ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई कि 3 प्लेयर फुटबॉल खेलेंगे, कौन से वाले दिख गया। ये भी लाइन क्लियर हो गई कि एक प्लेयर को छोड़कर बाकी सभी कबड्डी खेलेंगे, और ये भी क्लियर हो गया कि कौन फुटबॉल नहीं खेल रहा है, कौन कबड्डी नहीं खेल रहा है। तो जितनी भी चीजें थी, निशांत एंड अमर आर एक्सपर्ट इन खो खो, यानी निशांत और अमर, आप देख सकते हैं निशांत और अमर खो खो में, यानी के दोनों जगह मैंने लिख दिया है। तो ये सारा डेटा कलेक्ट हो गया हमारा। अब पहला क्वेश्चन अगर अपन यहां पर देखते हैं तो क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच गेम तुषार निशांत एंड अमर प्ले, तो तुषार निशांत और अमर के बीच में कौन सा गेम कॉमन है। देखो क्रिकेट भी कॉमन नहीं है, फुटबॉल भी कॉमन नहीं है, खो खो भी कॉमन नहीं है, केवल कबड्डी कॉमन है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए यहां पर होगा कि तुषार निशांत और अमर के बीच में कौन सा कॉमन है, कबड्डी कॉमन है। दूसरा दिया हुआ है हु प्लेज ऑल द गेम्स, वो कौन है जो सारे गेम खेलता है। अब सारे गेम खेलने वाला व्यक्ति, अगर मैं यहां पे जितने भी गेम्स हैं उनकी बात करूं, क्रिकेट की, फुटबॉल की, कबड्डी की और खो खो की, इसके अलावा यहां पर और किसी की बात नहीं की गई है, तो मैं कह सकता हूं कि अमर जितने भी गेम यहां पर प्रेजेंट है उन सबको खेलता है। भाई यहां पर खो खो प्रेजेंट है, यहां पर कबड्डी प्रेजेंट है, यहां पर फुटबॉल प्रेजेंट है और यहां पर क्रिकेट प्रेजेंट है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और आप देख सकते हैं चारों गेम खेल रहा है, इसका मतलब अमर की बात हो रही है। तो डी ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा है कि अमर जो है वो सारे गेम खेल रहा है जो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा क्रिटिकल ले सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन है इजी कंडीशन में ही, तो आप इस तरह से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और अपना आंसर यहां पर ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन यहां पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है ये थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी का है, और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे, से यहां पे अपन ने केवल 2 क्वेश्चन लिए हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहां पे मैंने केवल 2 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा इट फॉलोड बाय एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन इसके बाद होंगे। तो 5 क्वेश्चन होंगे या 6 क्वेश्चन होंगे तो आप इजीली 5 से 6 मिनट उसके अंदर ले सकते हैं। अभी अपन यहाँ पे समझ के करने वाले हैं कि किस तरह से इतना क्रिटिकल पजल आ जाए जिसके अंदर इतना सारा डेटा दिया हो और बहुत अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हो, तो कैसे उनको एक एक लाइन, एक एक स्टेप को पढ़कर कुछ लाइनों को मिक्स करके क्या क्या एसेंस निकल सकता है उस तरीके से कर सके। तो चलिए अपन इसको करते हैं और बहुत सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि कैसे एक एक लाइन का हम मीनिंग यहाँ पर रखते जाएंगे और धीरे धीरे वो पजल सोल्व होता जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारी लाइंस को एक साथ पढ़ के पजल बना लेते हैं, तो कभी कभी उनका कोई पजल सोल्व हो जाता है, कभी कभी वो किसी पजल में अटक जाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड मेथड की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा वक्त लगता है उसमें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पजल सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपको, तो आप एक एक लाइन का मतलब निकालें, उससे जो भी वेराइटी बन सकती है वो वेराइटी बनाएं और धीरे धीरे आसानी से पजल को करें। फिर धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप और जल्दी कर पाएंगे। चलिए अपन बात करते हैं इस पजल की। इस पजल में क्या क्या दिया हुआ है। इस पजल में 8 लोग हैं, ABCDEFGH नाम है उनका, और ये एक लाइन में बैठे हुए हैं नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए। ठीक है, एक लाइन में नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए बैठे हुए, कोई ऑर्डर में नहीं है, हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन कहां बैठा है, कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसके राइट में बैठा है। ईच वन ऑफ द अबव पर्सन लिव्स इन अ डिफरेंट फ्लोर, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं ये लोग। फ्लोर है 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैं इसको फर्स्ट फ्लोर मान लेता हूं। इसी तरह से इसके ऊपर वाले को मैं यहां पे सेकंड फ्लोर मान लूंगा, और इस तरह से मैं यहां पर
तो ये मैंने फर्स्ट फ्लोर मान लिया, ये सेकंड फ्लोर मान लिया, ये थर्ड फ्लोर मान लिया, ये फोर्थ फ्लोर, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट्थ फ्लोर, ताकि मैं कलेक्ट कर लूंगा चीजें, मुझे बार बार लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से पता लग जाएगा कौन पर्सन किस फ्लोर पे है। और ये पढ़ना है नेम ऑफ द पर्सन। सो दिए हुए 8 लोगों को मुझे अरेंज करना है और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी ये सभी ऊपर की तरफ मैं फेस करवा के इनको रखूंगा, ताकि इन सबका लेफ्ट साइड ये रहेगा, इन सबका राइट साइड ये रहेगा, नहीं राइट साइड वो रहेगा और लेफ्ट साइड ये रहेगा। इस कंडीशन को सोचते हुए अपन को यहां पर बनाना है। चलिए तो आगे चलते हैं, अपन देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन यहां पे लेते हैं, द पर्सन लिविंग ऑन द थर्ड फ्लोर is sitting on the second place towards the right of the person living on second floor। तो देखिए लाइन बहुत बड़ी है, धीरे धीरे उसको समझेंगे अपन। तो सबसे लास्ट पार्ट में यहां पे पढ़ता हूं, देखना, राइट ऑफ द पर्सन लिविंग ऑन सेकंड फ्लोर, जो भी व्यक्ति सेकंड फ्लोर पर रह रहा है, जो भी व्यक्ति रह रहा है, मैं यहां पे कलेक्ट कर लेता हूं, अलग से कलेक्ट कर लेता हूं कहीं पर भी इसको, कि जो भी पर्सन, और ये फ्लोर में नीचे रखूंगा और पर्सन का नाम ऊपर रखूंगा, जो भी पर्सन सेकंड फ्लोर पर रह रहा है उस पर्सन के राइट में, ठीक है ना, यहां पे दिया सेकंड प्लेस राइट में, यानी 1 2 सेकंड प्लेस राइट में कौन है, देखते हैं, द पर्सन लिविंग ऑन थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे रहने वाला व्यक्ति सेकंड फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति के राइट में सेकंड नंबर पर है। लेफ्ट राइट ऑलरेडी डिसाइडेड है, राइट इधर होगा। ये लाइन हमने कलेक्ट कर ली और जब जरूरत पड़ेगी इस लाइन को जहां यूज करना होगा हम यूज कर लेंगे। आगे लाइन हम पे देखते हैं, अगली लाइन देखते हैं, C lives on fifth floor। तो ये डायरेक्टली मैं यहां कह सकता हूं कि C फिफ्थ फ्लोर पर है, तो C हम डायरेक्टली फिफ्थ फ्लोर पे लिख सकते हैं, ये C फिफ्थ फ्लोर पर है। आप देख सकते हैं C को मैंने फिफ्थ फ्लोर पे रख दिया है, C फिफ्थ फ्लोर पे यहां पर है। ये कंडीशन हमें दी हुई थी, मैंने डायरेक्टली वहां रख दी। फिर आगे देखते हैं, C lives on fifth floor, फिर आगे दिया हुआ है A is sitting on the fourth place टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द पर्सन लिविंग ऑन एट्थ फ्लोर। जो भी व्यक्ति एट्थ फ्लोर पे रह रहा है, सपोज मैं यहां पे ले लेता हूं, जो भी व्यक्ति एट्थ फ्लोर पे रह रहा है, मुझे नहीं पता कौन है, बात सबसे लास्ट में पता लगेगा। जो भी व्यक्ति एट्थ फ्लोर पे रह रहा है उसके लेफ्ट में, टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द पर्सन, उसके लेफ्ट में फोर्थ प्लेस पे, तो लेफ्ट में लेते हैं 1 2 3, फोर्थ प्लेस पे ए यहां पर बैठा, जैसा कि मैंने कहा था नंबर ऑफ मतलब पर्संस के नेम में ऊपर रखूंगा और फ्लोर यहां पे नीचे रखूंगा, ताकि मुझे यहां से ये भी पता लगता जाए कौन किसके फ्लोर पे है, और यहां से ये पता लग जाएगा कौन सा पर्सन किस फ्लोर पे ऑलरेडी आ चुका है। तो यहां पे बोला गया था जो भी पर्सन 8th फ्लोर पर है उसके लेफ्ट में फोर्थ नंबर पर, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर ए बैठा हुआ है, ऐसा ये वाली लाइन यहां पर बोल रही है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 8 है, और मैं देखूं 1 2 3 4 5, 5 लोग कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं, यानी 3 लोग या तो इधर होंगे या 3 इधर होंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं 2 उधर होंगे 1 इधर होगा। इस तरह की कुछ कंडीशंस हम यहां पर ले सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम पे अपन इस कंडीशंस को बनाएंगे। आगे देखते हैं अपन अगला यहां पर सिचुएशन क्या है, डी इज नॉट सिटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ एच। तो मैं यहां पर कुछ एरो लगा लेता हूं, इस लाइन को मैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूंगा आगे आने वाली सिचुएशन में। तो आप इस तरह से वहां पे किसी लाइन को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एरो लगा लिया और मैं इस लाइन को अंडरलाइन कर लेता हूं कि ये लाइन, ताकि मुझे याद रहेगी ये लाइन कि इस लाइन को मैंने कहीं कलेक्ट नहीं किया है बट मुझे इस्तेमाल करना है। डी इज नॉट सिटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ एच, ये कहीं ना कहीं मुझे इस्तेमाल करनी है। आगे पढ़ते हैं, नाइदर ए नॉर द पर्सन लिविंग ऑन 8th फ्लोर आर सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड्स। यानी जो 3 लोगों को अगर मैं यहां बिठाने की कोशिश करता हूं तो 3 लोगों को इस तरह से बिठाऊंगा कि ना तो 8th फ्लोर वाला पर्सन एंड पर आए ना ही ए एंड पर आए। अब ऐसी कंडीशन तो तभी हो सकती है जब या तो मैं 2 लोगों को इधर ले लूं, 1 को इधर ले लूं, या फिर मैं 2 को इधर ले लूं और 1 उधर ले लूं। इस तरह की ही कोई कंडीशन मुझे यहां पर मिल सकती है। ये 2 ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ए और 8th पर्सन, 8th जो फ्लोर पे रह रहा है उसके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, यानी कहने का मतलब 8th के लेफ्ट में वो 4th नंबर पर है। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब 8th को भी मुझे किसी कॉर्नर पे नहीं लेना और ए को भी किसी कॉर्नर पे नहीं लेना। तो इसके लिए या तो 2 उधर ले लूं, ये 1 पर्सन इधर ले लूं, क्योंकि देयर आर 3 पर्सन्स लेफ्ट, या तो 2 इधर ले लूं या 1 इधर ले लूं। तो ये 2 कंडीशन हमारे पास चलती जाएगी। आगे देखते हैं आगे और क्या कंडीशन आती है, उसके अकॉर्डिंग ये बनता चला जाएगा।
और ये जो लिखा हुआ है इसको कहीं ना कहीं हमें यूज करना है इस तरह से। आगे देखते हैं अपन, अगली सिचुएशन हमारे पास कहां आ रही है। अभी तक हमें सिर्फ ये पता चला है कि सी 5th फ्लोर पर है। आगे देखते हैं, ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। अगली है बी इज सिटिंग ऑन द 3rd प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एच। बी इज सिटिंग, अब मैं यहां ले लेता हूं इसको, ये एफ है, एफ के लेफ्ट में 1 2 3, एफ के लेफ्ट में 3rd नंबर पर बी है, ऐसा ये लाइन कह रही है, तो मैंने उसे अलग से कलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहां पे बी इज सिटिंग ऑन द 3rd प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में 1 2 3, 3rd नंबर पर है बी। ये लाइन पूरी तरह से यहां पे पुट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन जी हु लिव्स ऑन 1st फ्लोर। जी जो है 1st फ्लोर पे रह रहा है, तो ये कंडीशन हमने यहां ले ली, क्योंकि ये जो हु है ये हु जी के लिए लगाया गया है, ये हु यहां पे भी हु आ रहा है, ये एफ के लिए लगाया गया है। तो इस तरह से कंडीशंस यहां पर इस तरह से लेनी है। तो आप देख सकते हैं यहां पे बोला गया देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन जी हु लिव्स ऑन 1st फ्लोर, तो जी 1st फ्लोर पे रह रहा है, और साथ में बोला गया है एंड द पर्सन लिविंग ऑन 8th फ्लोर, पर्सन लिविंग ऑन 8th फ्लोर, और जो भी पर्सन जी है उनके बीच में कितने लोग हैं, 1 पर्सन, देयर इज ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड द पर्सन लिविंग ऑन 8th फ्लोर। तो जी और 8th फ्लोर के बीच में एक बैठा हुआ है, तो यहां पर अगर मैं बनाऊं तो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर मैं इस वाली कंडीशन को लूं तो मुझे जी को यहां लेना ही पड़ेगा, जी को मुझे इस जगह पे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक पे, और यहां पे मैं फर्स्ट यहां पर लिख लेता हूं, ये फर्स्ट मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में लें तो इस वाली कंडीशन में 2 कंडीशन बन सकती है, या तो जी यहां पर भी आ सकता है या जी यहां पर आ सकता है। तो दोनों कंडीशन को या तो दिमाग में लेते हुए चलेंगे कि जी यहां पर भी पॉसिबल हो सकता है, जी इस जगह पे भी पॉसिबल हो सकता है, और इस जगह हो सकती है फर्स्ट, ठीक है ना। और जी इस जगह पे भी हो सकता है, तो इस जगह जी लिखने के लिए मैं कुछ नोटेशन अलग ले लेता हूं कि भाई जी इस जगह पे भी पॉसिबल हो सकता है। तो दोनों में से किसी एक जगह पे जी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जी और 8th प्लेस पे रहने वाले व्यक्ति के बीच में केवल एक, 8th फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति के बीच में केवल एक ही जगह खाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, और इसमें एक ही कंडीशन आने वाली है, क्योंकि जी उधर जा नहीं सकता। तो इस तरह से हमने कुछ कंडीशंस यहां पे ले लिए। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन बिटवीन जी एंड द पर्सन लिविंग ऑन 7th फ्लोर देयर आर सिटिंग 2 पर्सन। जी और 7th फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति के बीच में 2 लोग हैं। तो चलिए इसको कलेक्ट कर लेते हैं कहीं पे, जी और 7th फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति के बीच में। तो सपोज मैंने ले लिया जी यहां पर कुछ इस तरीके से, जी और 7th फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति के बीच में 2 लोग हैं। ये कंडीशन ये भी बनाई जा सकती है कि जी मैं इधर ले लूं, और जी और 7th फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 तरह की कंडीशन हमारे पास बन सकती है। जी इधर होगा, 2 लोग छोड़ के 7th उधर होगा, जी उधर होगा तो 2 लोग छोड़ के 7th वाला इधर होगा, इस तरह से। तो ये वाली कंडीशन भी पुट हो गई, 7th फ्लोर देयर आर सिटिंग 2 पर्सन्स, ठीक है ना। H is sitting just left of the person living on 7th फ्लोर। तो यहां पे एक कंडीशन हो जाएगी कि 7th फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति के जस्ट पड़ोस में H यहां पर रह रहा है, ठीक है, जस्ट पड़ोस में H यहां पर रह रहा है। सिमिलरली यहां पर भी एक कंडीशन आ जाएगी कि 7th फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति के जस्ट लेफ्ट में H रह रहा है। तो इस तरह से कंडीशंस मैंने यहां पर बना ली कि या तो H 7th फ्लोर से लेफ्ट में होगा तो यहां होगा, और इस कंडीशन में होगा तो इधर होगा। आगे देखते हैं, अभी तक कुछ प्रॉपर बना नहीं है, लेकिन एक साथ कलेक्ट हो जाएगा सारा। बिटवीन H एंड F हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर, यानी F जो है 6th फ्लोर पे रह रहा है, F जो है 6th फ्लोर पर रह रहा है। और देखो ये इस वाली लाइन को याद करो, ये वाली लाइन भी कहीं ना कहीं ये दिखा रही है F वाली कंडीशन। तो ये कह रहा है बिटवीन H एंड F हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर देयर आर 2 पर्सन, यानी H और F के बीच में 2 लोग हैं। अब अगर मैं H को यहां रखूंगा तो रख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी B बैठा हुआ है। यानी F और H के बीच में 2 लोग बनाने के लिए मुझे H को इधर लेना पड़ेगा, और ये कंडीशन कहीं ना कहीं इन कंडीशन से मैच करानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं अगर मैं यहां काउंट करूं 1 2
3 4 5 6 7 पर्सन तो यहां हो ही गए, यानी एक पर्सन या तो इधर आ जाएगा या एक पर्सन उधर आ जाएगा, दोनों में से किसी एक जगह पर आ जाएगा इस तरीके से। और ये भी श्योर हो गया कि एच जो है बिल्कुल राइट साइड हो सकता है, यानी ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एच यहां है और एच यहां है तो उसके राइट में ये जी जाएगा, और वो भी 1 2 3 4, तो राइट में तो केवल एक ही पर्सन ले सकता हूं मैं, तो ये कंडीशन भी कहीं ना कहीं गलत जाएगी। इसका मतलब ये वाली कंडीशन कहीं ना कहीं सही जाएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर मुझे एक और पर्सन लेना पड़ेगा, जिसको मुझे 7th फ्लोर देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एच आ जाएगा। और आप देख सकते हैं ये 8 लोगों की कंडीशन कुछ इस तरीके से यहां पे तैयार हो गई। अब अगर उस कंडीशन को इससे मिलाया जाए, इन कंडीशन से मिलाया जाए, तो इन कंडीशन से कैसे मिला सकते हैं? यानी इस वाली कंडीशन को अगर यहां रखने की कोशिश की जाए, जी और एच की कंडीशन को, और आप देख सकते हैं यहां पर जी की कंडीशन एच के साथ कुछ ऐसी है, तो कहीं ना कहीं ये 7th फ्लोर हो गया, एच हो गया, यानी जी कुछ इस जगह पर आएगा, और जी वाली जगह भी हमारी फिक्स हो गई। और जी हमारे पास 1st फ्लोर पे था, जैसा कि हम अभी तक बात करते आ रहे हैं, जी 1st फ्लोर पे था। ठीक है, एफ जो है वो 6th फ्लोर पे है, ये बात अपन यहां पे कर रहे हैं कि एफ हमारा 6th फ्लोर पे यहां पे एफ है। ठीक है, बाद में हम इसको पूरा फेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जी 1st फ्लोर पे, आपने देखा यही वाली कंडीशन यहां पुट करी और ये 8 लोग बन गए। अब जी यहां पर है 1st फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे, अब जी की इन दोनों में से कौन सी कंडीशन अपन यहां पर अप्लाई करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर जी यहां होगा तो जी के बाद इतने लोग हो नहीं सकते, इसका मतलब ये जो येलो वाला मैंने बनाया था ये केस यहां से हट जाएगा। अब ये दोनों में से कोई एक केस यहां पर बचेगा, या तो 2 लोग इधर होंगे या 1 लोग इधर होंगे, इस तरीके से बनेगा। तो अब ये कंडीशन वहां पे पुट करने की कोशिश करते हैं, और यहां पे ये भी दिखाई दे रहा है कि दोनों केसेस में जी से एक जगह छोड़ के ए आ रहा है, तो जी से एक जगह छोड़ के ए यहां पर पुट हो जाएगा। अब ए अगर यहां पर पुट होगा तो ए के बाद 2 लोग हैं, यानी हमें ये वाली कंडीशन ही चलानी है, ये वाली कंडीशन नहीं चलानी। अब हम बात करें सेकंड और थर्ड की। आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड के बीच में एक पर्सन है, इसको अगर यहां रखेंगे कहीं पर भी तो ये इसी जगह पे रखा जा सकता है कि सेकंड यहां पर हो और थर्ड यहां पर हो, जो 3rd फ्लोर वाला है वो वहां पर हो, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो ये सेकंड और थर्ड हमारे पास यहां पर पुट हो जाएंगे। फिर हमसे बोला था, ये लाइन अब याद आई हमें कि ये लाइन अंडरलाइन करी थी अपन ने, डी इज नॉट सिटिंग ऑन आइदर साइड ऑफ एच। तो आप देख सकते हैं डी को मैं एच की किसी भी साइड पे नहीं बिठा सकता, तो डी को बिठाने के लिए मेरे पास केवल एक जगह है, वो ये वाली जगह है। क्लियर? डी को मुझे यहीं पर बिठाना पड़ेगा। एफ हमारे पास 6 पे हो चुका है और बहुत सारी चीजें हमारे पास यहां पर कलेक्ट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि एच, और ये अब एच जो है वो किस नंबर पे आएगा, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपन यहां देखेंगे। अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं जो कि यहां पे करेक्ट थी, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जी के बाद में ये 8th नंबर पे आ रहा है, और यहां भी जी के बाद में सेकंड प्लेस पे जो भी पर्सन है वो 8th पे आ रहा है, इसका मतलब एच यहां पर 8th नंबर पे हो गया। ये क्लियरली इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे यहां पर दिख गया है। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर ये सारी चीजें हो गई है। सी जो है वो 5th पोजीशन पे है, यानी सी 5th फ्लोर पे है। आप देख सकते हैं सी 5th फ्लोर पे है, तो अगर सी 5th फ्लोर पे है तो मैं सी को कहां पुट कर सकता हूं? सी को यहां पुट नहीं कर सकता, बाकी जगह भरी हुई है, यानी सी को मैं यहीं पुट करूंगा ताकि वो 5th फ्लोर पे हो पाए। और फ्लोर सारे फुल हो गए, इसका मतलब डी यहां पर 4th फ्लोर पे होगा, और एक पर्सन यहां पे बचा ई, जो कि 7th फ्लोर पे हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और क्या बना? सबसे पहले हमारे पास बी आएगा, एंड देन डी आएगा, देन ए आएगा, देन एफ आएगा, देन जी आएगा, देन सी आएगा, देन एच आएगा, एंड देन ई आएगा। ये लेफ्ट टू राइट मैंने बोला। अगर फ्लोर वाइज करें तो ये 2nd फ्लोर पे होगा, ये 4th फ्लोर पे होगा, ये 3rd फ्लोर पे होगा, ये 6th फ्लोर पे होगा, ये 1st फ्लोर पे होगा, ये 5th फ्लोर पे होगा, एच 8th फ्लोर पे होगा, और ई जो होगा वो 7th फ्लोर पे होगा। ये पूरी कंडीशन हमारी यहां पर बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन था बी लिव्स ऑन विच फ्लोर, बी किस फ्लोर पे रह रहा है? तो आप देखते हैं बी 2nd फ्लोर पे रह रहा है, और बी 2nd फ्लोर पे रह रहा है, वो ऑप्शन सी पे यहां पे दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन जी एंड बी? जी और बी के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3। जी और बी के बीच में 3 लोग हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी हमारे पास, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी हमारे पास सी हो गया। तो आपने देखा कितना सारा डेटा था, कैसे हमने किस किस सिचुएशन को रिड्यूस किया, कैसे हमने पता लगाया कि कौन सी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है, किसी पर्सन के बाद कितने लोग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। तो ये सारी सिचुएशंस को कलेक्ट करके एक फाइनल ये हमारे पास आ गया है, और हमें ये भी पता चल गया कौन सा पर्सन
किस फ्लोर पर है और कौन सा पर्सन किसके राइट में है या किसके लेफ्ट में है। उसके बाद आपसे कुछ भी पूछा जाए, ये सब कलेक्ट होने के बाद आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन ये देख सकते हैं अपन, ये बिहार में क्वेश्चन आया हुआ है, तो किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है और किस तरह से कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ से हटा रहे हैं और आगे अपन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो आया है वो देखते हैं अपन, राजस्थान से क्वेश्चन है ये वाला, और देखते हैं किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। कीर्ति एंड अमित आर टू चिल्ड्रन ऑफ श्रीमती एंड श्री मित्तल। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, फैमिली बेस्ड पजल बोल सकता हूं इसको। तो कीर्ति एंड अमित आर टू चिल्ड्रन ऑफ श्रीमती एंड श्री मित्तल। तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से मित्तल कपल्स को यहां पर बना लिया कि ये यहां पर मित्तल कपल हैं, जिसमें श्रीमती और श्री दोनों हैं मित्तल कपल के, और कीर्ति, कृति या कीर्ति बोले, कृति जो है, अमित, कृति एंड अमित दो उनके चिल्ड्रन है। तो मैंने इनके यहां पर चिल्ड्रन यहां पे ले लिए। कृति नाम से अगर जाऊंगा तो ये फीमेल यहां पर हो जाएगी, कृति एंड यहां पर क्या दिया हुआ है, अमित दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कृति एंड अमित की कंडीशन यहां पे मैंने बना ली, ये कृति एंड अमित। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अमित मैरिड टू अनन्या, अमित ने अनन्या से शादी करी है, अमित ने अनन्या से शादी करी है। तो अमित ने अनन्या, एन लिख लेता हूं, अमित ने अनन्या से शादी करी है। अब आगे देखते हैं, अमित ने अनन्या से यहां पे शादी करी है। हु इज डॉटर ऑफ श्रीमती गोयल एंड श्री गोयल, जो कि डॉटर है गोयल, श्रीमती गोयल और श्री गोयल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये प्लस और माइनस दिखा रहे हैं, अनन्या जिनकी डॉटर है। यानी कहने का मतलब ये दोनों मित्तल जी के इनलॉज हैं। तो यहां पर गोयल और मित्तल इनलॉज हैं, ठीक है ना। और किससे, अमित और अनन्या की वजह से ये कनेक्टेड है। आगे देखते हैं अपन यहां पर, श्री गोयल हैड मैरिड टू रीता, यानी इसका मतलब अनन्या की जो मदर है वो अल्टीमेटली रीता यहां पर होंगी, अनन्या की मदर जो है वो रीता होंगी, क्योंकि लिखा हुआ है श्री गोयल हैड मैरिड टू रीता, इसका मतलब अनन्या की मदर है रीता। सोनू एंड राकेश आर चिल्ड्रन ऑफ सुमर एंड रीता, इसका मतलब क्लियरली दिखाई दे गया कि सुमर और रीता के सन है, यानी जो गोयल हैं वो सुमर यहां पर है, SUMER जो भी नाम दिया हुआ है, और सुमर एंड रीता, और ये दिया हुआ है नाम सोनू एंड राकेश आर चिल्ड्रन ऑफ। तो इसका मतलब सोनू और राकेश जो हैं वो अनन्या के ब्रदर्स हैं, सोनू और राकेश जो हैं वो अनन्या के ब्रदर्स हैं। ये यहां पे मैंने लिख दिया, सोनू और राकेश अनन्या के ब्रदर्स हैं। आगे देखते हैं अपन, उर्वी एंड पूर्वी आर डॉटर ऑफ अनन्या एंड अमित। उर्वी एंड पूर्वी, तो अनन्या की डॉटर्स हैं, उर्वी अनन्या की हो या अमित की हो, क्योंकि दोनों मैरिड है, उर्वी एंड पूर्वी। तो आप देख सकते हैं पूरा हमारे पास यहां पर कलेक्ट हो गया है और पूरा डेटा यहां पे कलेक्टेड है क्लियरली। तो दो जो मित्तल फैमिली है उनके नाम हमें नहीं पता, लेकिन गोयल फैमिली में जो लोग हैं उनके नाम पता है, सुमर एंड रीता। सुमर की बेटी है अनन्या और दो भाई हैं उसके, सोनू एंड राकेश, यही नाम दिए हुए आई थिंक, तो सोनू एंड राकेश। और अनन्या यानी अमित और अनन्या के दो बेटियां हैं, उर्वी एंड पूर्वी। और देख सकते हैं आप मित्तल फैमिली से है, आते हैं अमित और कृति। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज द सरनेम ऑफ राकेश। तो जाहिर सी बात है राकेश का सरनेम यहाँ पे गोयल होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं वो गोयल फैमिली से हैं। और व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सुमर विद पूर्वी, सुमर का पूर्वी से क्या रिलेशन है, सुमर का पूर्वी से क्या रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं सुमर पूर्वी यानी सुमर की जो बेटी है उनकी बेटी है पूर्वी, यानी सुमर उनके नाना जी हुए, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर हुए। तो आप देख सकते हैं सुमर पूर्वी के बारे में पूछा, सुमर पूर्वी के नाना जी हैं, क्योंकि सुमर पूर्वी की मदर के फादर हैं। तो यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर यहाँ पे आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं 8 और 9 ये फैमिली बेस्ड पजल हुआ, और फैमिली बेस्ड पजल को हमने जिस तरह से हम ब्लड रिलेशन करते हैं उस तरह से सोल्व किया और एक एक डेटा को कलेक्ट किया और हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन यहाँ पे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 10 to 11 है, और आप देख सकते हैं ये शायद उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर किया था, और उसी टाइप से अपन इसको करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और अपन आंसर बनाते जाएंगे। देखते हैं क्या दिया हुआ यहाँ पे।
सुशील, विपिन, प्रशांत एंड अमर, 4 पर्सन दिए, चारों के इनिशियल अलग अलग है तो मैंने यहाँ पे पिक कर लिए। और कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। आई थिंक सुशील डज नॉट लाइक डांस, यानी डांस वाली कंडीशन दी हुई है, सुशील डांस पसंद नहीं करता है। एंड साथ में म्यूजिक भी दिया हुआ है, डांस, म्यूजिक एंड क्राफ्ट एंड ड्राइंग, इस तरह से कुछ यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो सुशील डांस पसंद नहीं करता है, इसलिए सुशील के सामने डांस वाले कॉलम में मैंने क्रॉस लगा दिया। और आगे देखते हैं, विपिन लाइक्स ओनली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, विपिन लाइक्स ओनली म्यूजिक एंड डांस, यानी विपिन केवल डांस और म्यूजिक को पसंद करता है, यानी बाकी चीजों को पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ओनली 3 ऑफ देम लाइक डांस एंड क्राफ्ट, केवल 3 लोग डांस एंड क्राफ्ट को पसंद करते हैं। तो अगर यहां देखेंगे तो सुशील तो कर नहीं रहा, यानी 3 लोगों के लिए मुझे ये तीनों पे राइट लगाना पड़ेगा। और डांस और क्राफ्ट में 3 लोग हैं, यानी 3 लोगों के लिए मुझे इस तरह से यहां राइट लगाना पड़ेगा, सुशील, प्रशांत और अमर वाली कंडीशन में, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, तो इस तरह से ये लाइन यहां पे कंप्लीट हो गई। प्रशांत लाइक्स ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट म्यूजिक, प्रशांत म्यूजिक को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट को लाइक करता है। तो म्यूजिक को नहीं करता और बाकी सभी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट यहां दिए हुए हैं उन सब पे हमने राइट लगा दिया। आगे देखते हैं, सुशील इज मास्टर इन ड्राइंग इन म्यूजिक, सुशील ड्राइंग एंड म्यूजिक में मास्टर है। और ये हमने सारी लाइनें कलेक्ट कर ली और हमारा कंप्लीट भी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमर लाइक्स विच सब्जेक्ट, अमर किस सब्जेक्ट को लाइक करता है। तो अमर डांस और क्राफ्ट को लाइक करता है, तो वो ऑप्शन सी पे यहां दिखाई दे रहा है और ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। विच सब्जेक्ट विपिन, प्रशांत एंड अमर लाइक्स, कौन सा सब्जेक्ट विपिन, प्रशांत एंड अमर लाइक करते हैं, तीनों केवल डांस को लाइक कर रहे हैं तीनों, इसका मतलब ऑप्शन सी यहां पे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े क्रिटिकल हो सकते हैं, जैसे कि इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो अपन ने देखा वो थोड़ा सा क्रिटिकल था, जिसमें बहुत सारा डेटा अपन ने कलेक्ट किया और अलग अलग सिचुएशन पॉसिबिलिटीज बनाई और उसके अकॉर्डिंग फ्लोर और उन पर्सन्स को लेफ्ट राइट में बिठाया। तो हो सकता है कुछ हार्ड आ जाए, कुछ ईजी आ जाए, लेकिन डिपेंड करेगा कि उसके बाद कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। तो आज जो प्रैक्टिस अपन ने पजल की करी वो इतनी थी। थैंक यू सो मच।